नमस्कार दोस्तों, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है और छायावाद के चार प्रमुख कवि हैं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। इन चारों के जिक्र से ही छायावाद जो है आगे गति को प्राप्त करता है। तो इसमें जो पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, जिन्हें हम छायावाद का प्रवर्तक भी मानते हैं, उन्हीं के जीवन पे, उनकी रचनाओं पे, उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर आज चर्चा करेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि रामचंद्र शुक्ल मानते हैं मुकुटधर पांडे जो छायावाद के प्रवर्तक हैं, पर वास्तव में छायावाद के प्रवर्तक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। 1918 में जो है उनकी रचना झरना प्रकाशित हुई थी और उस रचना से ये ऐसा माना जाता है कि वो छायावाद का एक तरह से शुरुआत थी। तो छायावादी कवियों में हम सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी को लेंगे। मैंने कुछ बिंदु तैयार किए हैं, इन्हीं बिंदुओं पर हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी और जयशंकर प्रसाद जी के माध्यम से हम छायावाद को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। उनकी 1918 की जो रचना थी झरना, उससे छायावाद का प्रणयन माना जाता है, शुरुआत मानी जाती है। इनका जन्म जो है काशी में एक प्रसिद्ध सुघनी शाहू परिवार था, उसमें 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी जो है 15 नवंबर 1937 में हुई थी। तो जयशंकर प्रसाद का जो है जीवन काफ़ी संघर्षों में बीता। इनके माता पिता का जल्दी ही निधन हो गया था जब ये ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे। बाद में फिर इनके भाई का, चाचा का भी निधन हो गया, सारी जिम्मेदारी इन पर आ गई। इन्होंने 3 विवाह किए थे और फिर जो है इस प्रकार से इनका जीवन आगे बढ़ता चला गया और इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा है वो 8वीं कक्षा तक प्राप्त की थी और बाकी अपने घर से ही इन्होंने जो है हिंदी की, अंग्रेज़ी की, उर्दू की, जो भी उस समय की शिक्षा होती थी वो घर पर ही प्राप्त करी थी। और अपने आप में बड़े कमाल की बात है कि 8वीं तक पढ़ा हुआ साहित्यकार जो है छायावाद का श्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी लिखता है और अपने आप को जो है हिंदी जगत के अंदर अपना एक नाम, अपना एक स्थान स्थापित करता है, अपने आप को एक स्थान पर जो है केंद्रित करता है छायावादी कवियों में, जिसकी विशेष रूप से गिनती की जाती है। घुड़सवारी और कसरत करने का जो है जयशंकर प्रसाद जी को बड़ा शौक था और ऐसा माना जाता है कि इनकी जो है तपेदिक से इनकी जो है मृत्यु हुई थी और इनका जीवन काफ़ी कष्टों में बीता था। माता पिता का जल्दी निधन होने की वजह से सारी जिम्मेदारियां इन पर आ गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है अपनी साहित्य की रुचि को आगे बढ़ाया और प्रमुख छायावादी कवियों में इनकी गिनती की गई। यदि मैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के बारे में बात करता हूँ तो उनके काव्य ग्रंथ बड़े प्रसिद्ध थे। इसमें कानन कुसुम है, इसमें चित्राधार है, इसमें झरना है, आंसू है, लहर है, महाराणा का महत्व है और सबसे प्रसिद्ध है कामायनी, जो एक महाकाव्य माना जाता है, जो कि आपको पता है छायावाद का गौरव ग्रंथ है और ये जो है 1935 ईस्वी के अंदर जो है प्रकाशित हुआ था। 1935 की ये रचना है कामायनी। और ऐसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि अगर गीतांजलि को नोबेल प्राइज़ मिला है तो कहीं ना कहीं जो है ये कामायनी रचना भी नोबेल प्राइज़ के लिए चुनी जानी थी, लेकिन उस समय इसका रचना कार्य अधूरा था, इसलिए जो है ये उस नॉमिनेशन में नहीं जा सकी। नहीं तो विद्वान और आलोचक ऐसा मानते हैं कि कामायनी को एशिया का पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता। तो मैंने यहाँ कुछ जो है कामायनी से संबंधित बातें भी इसमें लिखी हैं, क्योंकि कामायनी पर अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। छायावादी युग का गौरव ग्रंथ है ये। 1935 में कामायनी प्रकाशित हुई थी। कामायनी में 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग का मतलब होता है 15 अध्याय हैं। यह महाकाव्य जो है कथा प्रधान न होकर के भाव प्रधान है और कामायनी के 3 प्रमुख पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और इड़ा। मनु इसमें जो है मन का प्रतीक है, श्रद्धा इसमें जो है हृदय का प्रतीक है और इड़ा जो है इसमें बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी का जो पहला सर्ग है वो चिंता सर्ग के नाम से जाना जाता है और इसका जो अंतिम सर्ग है उसे हम आनंद सर्ग कहते हैं, जिसमें सौंदर्य की स्थापना की गई है, जिसमें मानवीय उच्चता की बात की गई है। और जो इनका आंसू काव्य है वो मुक्तक शैली में रचित एक विरह काव्य है और लहर जो है इनका गीति काव्य है, बड़ी प्रसिद्ध रचना है इनका, गीति काव्य है। और प्रसाद की रचनाओं में जो है अक्सर रहस्यवादी प्रवृत्ति देखने को मिलती है, क्योंकि प्रसाद आपको पता है हिंदी में इनको कई प्रकार के सम्मान प्राप्त हैं। इन्हें हिंदी का ऐतिहासिक नाटककार भी कहते हैं, इन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी कहते हैं। तो इन्होंने जो है बहुत कुछ अपने काव्य के अंदर ऐसा बेजोड़ रचा जो छायावाद के साथ साथ जो है छायावादोत्तर काल में भी बड़ा प्रसिद्ध रहा और आगे के जो कवि थे उन्होंने इनसे बड़ी प्रेरणा ली। यदि मैं प्रसाद जी के नाटकों की बात करता हूँ तो इन्होंने ऐतिहासिक नाटक विशेष तौर से लिखे हैं। इसमें अजातशत्रु है, राज्यश्री है, ध्रुव स्वामिनी है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, सज्जन है, विशाख है,
करुणालय है, कामना है, एक घूंट है, विक्रमादित्य है, प्रायश्चित है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी के बड़े प्रसिद्ध नाटक हैं जो इनकी ख्याति के आधार बने। यदि मैं उपन्यासों पर बात करता हूं तो इन्होंने उपन्यास ज़्यादा नहीं लिखे हैं। उसमें एक तो कंकाल उपन्यास है, एक तितली उपन्यास है और एक इनका अधूरा उपन्यास है जिसे इरावती के नाम से जाना जाता है। और इनके निबंध संग्रह भी बड़े प्रसिद्ध हैं। निबंध संग्रह में इन्होंने की है वो काव्य कला और अन्य निबंध के नाम से इन्होंने निबंध भी लिखे हैं। और यदि मैं इनके कहानी संग्रह की बात करता हूं तो इनका आकाशदीप कहानी संग्रह काफ़ी प्रचलित है, उसमें काफ़ी सारी कहानियां हैं। दूसरा कहानी संग्रह इनका आंधी है और तीसरा कहानी संग्रह इनका इंद्रजाल है। यदि मैं इनकी छायावादी रचनाओं की बात करता हूँ, कुछ इनकी छायावादी रचनाएं हैं और कुछ इनकी अन्य रचनाएं। तो छायावादी रचनाओं में यदि मैं बात करता हूँ तो इनकी पहली रचना है झरना, जो 1918 में प्रकाशित हुई थी। इसी से ऐसा माना जाता है कि छायावाद का जो है काल शुरू हो गया था और छायावाद के अंदर जो प्रवृत्तियाँ प्रकट हुई थी वो इस जो है रचना से देखने को मिलती है। उसके बाद इनकी आंसू रचना प्रकाशित हुई 1925 में, फिर इनकी लहर रचना प्रकाशित हुई 1933 में और फिर कामायनी महाकाव्य प्रकाशित हुआ 1935 में। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की छायावादी रचनाएं हैं। इन पे छायावाद की परिभाषा मैं आपको दे चुका हूँ। जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तो इसे हम छायावाद कहते हैं। या द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता के विरोध में जो है छायावाद का जन्म हुआ था। जो द्विवेदी युग में बड़े बड़े वृत्तांत थे, नीरसता आ गई थी, वो कहीं ना कहीं उससे हिंदी साहित्य को उबारने के लिए जो है छायावाद का जन्म हुआ। और इन कवियों ने जो है अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को रहस्यवाद के माध्यम से अभिव्यंजनात्मक शैली के अंदर प्रस्तुत किया, जैसा कि आप पहले जान चुके हैं। यदि हम जयशंकर प्रसाद जी की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो इनकी जो पहली विशेषता है वो है काव्य में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन। जैसा कि आपको पता है प्रत्येक छायावादी कवि, चाहे वो जयशंकर प्रसाद हो, निराला जी हो, महादेवी वर्मा हो, सुमित्रानंदन पंत हो, उन्होंने अपने काव्य में जो है प्रेम और सौंदर्य का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से किया है। क्योंकि प्रेम और सौंदर्य ही जीवन का एक ऐसा पक्ष होता है जो हमें अध्यात्म से जोड़ता है, जो हमें रहस्य से जोड़ता है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने अपने काव्य में प्रेम और सौंदर्य का बड़ा बखूबी वर्णन किया है। यदि हम दूसरी बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद जी की दूसरी जो साहित्यिक विशेषता थी वो थी रहस्यवादी भावना। सभी के सभी छायावादी कवि जो है रहस्यवादी भावना से ओतप्रोत थे। और जो है जयशंकर प्रसाद जी ने तो अपनी कामायनी के अंदर अनेक जगह जो है इस तरह के उद्घाटन किए हैं जिसमें बड़ा गूढ़ रहस्य मिलता है। और जयशंकर प्रसाद जी ने जो है परमात्मा को अनंत रमणीय के नाम से कहा है कि वो अनंत रमणीय कैसा है, कैसा दिखाई देता है, उसका दर्शन कैसा है, उसका साक्षात कैसा होता है। इन्होंने बड़ी रहस्यवादी भावना के अंदर बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है कि हे अनंत रमणीय कौन हो तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार ने सह सकता। तो इन्होंने जो उस परमात्मा को, उस रहस्यवादी भावना को जो है अनंत रमणीय के नाम से संबोधित करके अपनी भावना व्यक्त की है और उस रहस्यवादी विचारधारा को, उस रहस्यवादी पक्ष को अपने काव्य में लाने का प्रयास किया है। खासतौर से कामायनी में आप देखेंगे तो जगह जगह जो है रहस्योद्घाटन किए गए हैं। यदि हम तीसरी बात करते हैं तो राष्ट्रीय भावना, इनके जो काव्य के अंदर एक बड़ी विशेषता देखने को मिलती है, राष्ट्रीयवाद की भावना। आपने देखा होगा कि ये ऐतिहासिक नाटककार भी हैं, इन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक नाटक लिखे। उन ऐतिहासिक नाटकों में जो है भारत के अतीत के गौरव का गुणगान किया है। तो इनके काव्य में भी जो है राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। और एक जगह तो इन्होंने अपने चंद्रगुप्त नाटक में जो है जो कर्नेलिका है, उसकी जो मुख्य पात्र है, उसके माध्यम से भारत का बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए एक कविता है, उसमें आती है अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो भारत के अतीत का बड़ा सुंदर गौरव गुणगान किया है। और राष्ट्रीय भावना इनके काव्य में आपको पद पद पर देखने को मिलेगी कि उस समय आपको पता है हमारा देश गुलाम भी था और कहीं ना कहीं जो है हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। तो उस समय के जो कवि थे उन पर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का भी प्रभाव था और उस राष्ट्रवाद के प्रभाव का जो है छायावाद पर भी प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ा। तो इन कवियों ने भी जो है, चाहे वो जयशंकर प्रसाद जी हो, चाहे छायावाद के अन्य कवि हों, उन्होंने अपनी कविताओं में राष्ट्र प्रेम को जो है प्रमुखता दी। यदि हम प्रकृति वर्णन की बात करते हैं तो इनकी अगली साहित्यिक विशेषता जो है जयशंकर प्रसाद जी की वो प्रकृति वर्णन है। प्रकृति के जो है इन्होंने प्रकृति को जो है आलम्बन रूप में चित्रित किया, इन्होंने जो है उसे उद्दीपन रूप में चित्रित किया और प्रकृति के विभिन्न रूप लेकर के उसे प्रतीकात्मक शैली के अंदर जो है अपने काव्य के अंदर प्रस्तुत किया। और इनका बड़ा प्रकृति वर्णन बड़ा सुंदर है। वीति विभावरी जागरी
अंबर पनघट में डूबो रही, उषा घट तारा घट उषा नागरी। तो रूपक अलंकार के अंदर जो है इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया और उसमें बड़े सुंदर सुंदर अलंकारों के माध्यम से जो है प्रकृति का बड़ा सुंदर वर्णन किया और प्रकृति का कहीं ना कहीं मानवीकरण भी बड़ा अच्छा किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। मानवीय हाव भावों के माध्यम से प्रकृति को प्रस्तुत किया। नारी भावना की यदि मैं बात करता हूँ तो जयशंकर प्रसाद जी जो है नारी भावना के बड़े पक्षधर थे। उन्होंने नारी के सकारात्मक रूप को अपने काव्य में, अपने नाटकों में प्रस्तुत किया। यदि आप उनके नाटक देखते हैं तो बहुत सारे नाटक उनके जो हैं नारी प्रधान हैं। धुरु स्वामिनी नाटक जो है उसमें धुरु स्वामिनी राज्यश्री नाटक है, उसमें नारी प्रमुख पात्र हैं। तो कहने का मतलब है चाहे इन्होंने नाटक लिखे चाहे काव्य लिखे, उसमें नारी भावना को उन्होंने महत्व दिया और नारी के महत्व को स्वीकार करने की बात की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है प्राचीन संस्कृति में विश्वास रखते थे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये उक्ति उस समय भी प्रचलित थी और इसी उक्ति को आधार मान करके उन्होंने काव्य में जो है अपनी नारी को एक सम्मान दिया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इस तरह की बातें कह करके नारी को सम्मान देने की बात की है। और मानवता की स्थापना, इनकी अगली विशेषता जो है, इनके काव्य में आपको मानवतावाद की भावना देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मानवतावाद की भावना जो है साहित्यकार को जो है लोक के अंदर प्रसिद्ध कर देती है। इनका कामायनी महाकाव्य आप देखेंगे उसमें बहुत सारे मानवतावादी दृष्टिकोण जो है उसमें आपको देखने को मिलेंगे और इन्होंने जो है मनुष्य को महामानव बनने की प्रेरणा दी है ताकि हम अपने उस अतीत के गौरव को वापस ला सकें। तो इनके काव्य में जो है स्थान स्थान पर जो है मानवतावाद की स्थापना हुई है। मनुष्य को महामानव बनने की इनके काव्य में प्रेरणा दी है ताकि महामानव बन करके दोबारा से भारत जो है पूरी दुनिया के लिए विश्व गुरु बन सके, ऐसी इनकी भावना थी। इसलिए इनके काव्य में मानवतावाद की स्थापना दिखती है। इनकी रस योजना की मैं बात करता हूँ तो इन्होंने अपने काव्य में नवरसों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है और उसमें दो रस बड़े मुख्य रूप से इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। उसमें जो है श्रृंगार रस के दोनों पक्ष आपको मिलेंगे। वियोग श्रृंगार का भी वर्णन किया है और संयोग श्रृंगार का भी वर्णन किया है। वियोग श्रृंगार इसमें उसे कहते हैं जिसमें नायिका का नायक से विछोह हो जाता है और संयोग श्रृंगार उसको कहते हैं जिसमें नायक नायिका का मिलन होता है। तो नायक नायिका के मिलन के माध्यम से इन्होंने अपना जो है बड़ी सुंदर रस योजना प्रस्तुत की है और इसमें कहीं ना कहीं इनके काव्य में आपको करुण रस भी देखने को मिलेगा। इनकी रचना आप अगर देखेंगे आंसू तो करुण रस की बड़ी सुंदर रचना है। यदि मैं अगले इनकी साहित्यिक विशेषता की बात करता हूं तो इनके काव्य में वेदना की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। इन्होंने वेदना को जो है सुंदर अभिव्यक्ति दी है। इसमें इन्होंने आंसू कविता के अंदर एक बड़ी अच्छी पंक्ति है इनकी कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों आहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो उन्होंने अपनी वेदना को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छायावादी कवि जितने भी थे उन्होंने जो है वेदना को बाहर निकाला, अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को बाहर प्रकट किया, उनका प्रकटीकरण बाहर किया है। तो इनके काव्य में वेदना की अनुभूति भी बड़े सुंदर और सजीव ढंग से प्रस्तुत की गई है और कई तो उन्होंने ऐसी बस स्मृति के माध्यम से जो है उस पीड़ा को व्यक्त करने का प्रयास किया है। एक पंक्ति है इनकी, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में समृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो इस पीड़ा को इन्होंने उसके माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से उसे प्रकृति का रूप दे करके, आलिंगन रूप दे करके, उद्दीपन रूप दे करके उसे पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का बड़ा सुंदर प्रयास किया है। यदि हम जयशंकर प्रसाद जी की भाषा शैली की बात करते हैं तो इनकी भाषा शैली में संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा के अंदर जो है तीनों गुण है, प्रसाद गुण है, ओज गुण है, माधुर्य गुण है। यदि हम इनके रसों की बात करते हैं तो इनकी भाषा शैली में नवरसों का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको बताया अभी श्रृंगार रस और करुण रस का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। यदि मैं अलंकारों की बात करता हूँ तो इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार, मानवीकरण अलंकारों का सुंदर वर्णन किया गया है। यदि मैं शैलियों की बात करता हूँ तो जयशंकर प्रसाद के काव्य में हर प्रकार की शैली का वर्णन किया गया है, चाहे वो वर्णनात्मक शैली है, चाहे वो भावात्मक शैली है, चाहे वो प्रतीकात्मक शैली है और चाहे वो आत्मकथात्मक शैली है। सारी शैलियों का जो है जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य में, अपने नाटकों में, अपने साहित्य में बड़ा सुंदर और सजीव वर्णन किया है। तो मैं समझता हूँ इस संक्षिप्त बिंदुओं के माध्यम से मैंने जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक विशेषताओं और उनकी रचनाओं से मैंने आप लोगों को रूबरू कराया है। यदि आपको लगता है कि इस लेक्चर में मैंने आपको सही तथ्यों से अवगत कराया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले लेक्चर में मैं फिर आपसे मिलता हूँ किसी अन्य छायावादी कवि की विशेषताओं को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।